अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो से हम सेकेंड ईयर इंग्लिश की एक्सरसाइजेज़ का आगाज़ करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 सीरत तैयबा एंड द मुस्लिम यूथ, इसकी एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है एक्सेशन, ठीक है, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है कि अटेनिंग एक्सेस टू अ न्यू ऑफिस आर पोजीशन, मतलब कि किसी नए ऑफिस या जगह तक रसाई, तो जिसको हम कहते हैं तख्त नशीनी। एडहेरेंस कहते हैं जी वाबस्तगी या इत्बा, किसी भी मज़हब से वाबस्तगी या इत्बा। अपोजल कहते हैं जी प्रॉफिट रसूल। ऑस्टेरिटी सादगी को कहते हैं। एवेंज जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब है बदला लेना। बीकन कहते हैं अ टावर विद अ लाइट दैट गिव्स वार्निंग टू पासिंग शिप्स। तो एक तो टावर होता है जो कश्तियाँ गुजर रही होती हैं उनको रोशनी के ज़रिए वार्निंग देता है, रोशन मीनार या चिराग राह जिसको कहते हैं। या बीकन का मतलब होता है सोर्स ऑफ गाइडेंस, रहनुमाई रोशनी, ठीक है, गाइडेंस का ज़रिया। चैस्टिटी कहते हैं जी वर्च्यू को, पाकीज़गी को, असमत या पाकदामनी को। क्लैन ट्राइब को कहते हैं कबीला या कुंबा। डायनेमिक कहते हैं एक्टिव, मतलब के मुतहरक या फ़ाल। फिर नेक्स्ट वर्ड है जी एम्बॉडीमेंट, कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन, हकीकी नमूना या मुजस्मा। फिर है जी एस्टीम, एस्टीम कहते हैं जी इज़्ज़त या कदर को। एक्सपीडिशन कहते हैं मुहिम या कार्रवाई को। एक मिलिट्री कैंपेन जो ऑर्गेनाइज की जाती है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, मुहिम या कार्रवाई। गेंस जो है वो फ़वाइद को कहते हैं या नफ़ा को, बेनिफिट्स को। इंडोलेंट कहते हैं जी आइडल या वर्क शाय, जो काहिल होता है सुस्त, उसको कहते हैं इंडोलेंट। इंटेग्रल कहते हैं एसेंशियल लाजमी ज़रूरी को। लैग बिहाइंड कहते हैं पीछे रह जाना। फिर है लॉफ्टी, या उसकी अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो लॉफ्टीएस्ट हो जाता है। तो लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या है, बुलंद, आली या शानदार। ऑब्सक्यूर के दो मतलब होते हैं। ऑब्सक्यूर का मतलब एक तो है नॉट फेमस, मतलब कि जो मकबूल ना हो, मारूफ ना हो, गैर मारूफ। दूसरा होता है इंडिस्टिंक्ट, मतलब कि धुंधला। फिर है जी ऑस्टेंटेशन, दिखलावे को कहते हैं, नुमाइश या बढ़क को कहते हैं। फिर है जी प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली या तरक्की। रेक्टिफाई कहते हैं दुरुस्त करना। रेक्टिट्यूड कहते हैं जी अपराइटनेस या राइटियसनेस, मतलब कि दयानत या सच्चाई। रिपोज कहते हैं जी टू पुट समथिंग ट्रस्ट इन समथिंग, मतलब कि किसी पे भरोसा रखना, तो भरोसा करने को कहते हैं रिपोज। फिर है जी रेवरेंस, रेवरेंस एहतराम को कहते हैं, वेनरेशन को या ताज़ीम को। सगैशियसली कहते हैं जी वाइजली, दानाई से या हिकमत से। फिर है जी स्कैंटीनेस, स्कैंटीनेस जो है मीगरनेस को कहते हैं या इंस्मॉल क्वांटिटी, कमी या किल्लत को। तो ये वर्ब नहीं है बल्कि एक नाउन है स्कैंटीनेस। फिर है जी स्टर्न कहते हैं स्ट्रिक्ट या सीवियर, पुरशिद्दत या शदीद या सख्त को कहते हैं स्टर्न। स्ट्राइफ कहते हैं लड़ाई या झगड़ा। सबलाइम का भी ऊपर भी हमने पढ़ा है लॉफ्टी, लॉफ्टी का क्या मतलब था, बुलंद या आलीशान। तो सबलाइम का भी यही मतलब है, आला मर्तबा, बुलंद या आलीशान। टेंडर जो यंग और इमेच्योर होता है, मतलब कि जो नो उम्र होता है, नौजवान होता है, और कच्चा होता है, गैर पुख्ता, जो मेच्योर नहीं होता। वैनिटी कहते हैं जी खुद पसंदी को या गरूर को। बोस्टफुलनेस गुरूर को कहते हैं, तकब्बर को। वाइब्रेंट का यहाँ पे जो मतलब लिया गया वो विग्रस है, मतलब कि तवाना, लेकिन वाइब्रेंट का एक मतलब झिलमिलाहट भी होता है। फिर अब जो है हम इस चैप्टर में और आगे तकरीबन 4-5 चैप्टर्स के अंदर हम ये चीज़ बार बार पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जब आप इनको देखेंगे, खासकर कॉन्सोनेंट्स को, तो आप आसानी से उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख पाएंगे। वैसे जब हम पढ़ रहे थे 2016 के अंदर सेकेंड ईयर, तो उस वक्त तो ये चीज़ कोर्स में नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने कोर्स में शामिल की है। तो आपने इसमें क्या याद रखना है कि जो 44 इंग्लिश साउंड है, ठीक है, 44 इंग्लिश साउंड है, उसके अंदर कॉन्सोनेंट भी आएंगे, वाउल भी आएंगे। फिर हम देखेंगे लॉन्ग वाउल कौन सी हैं, शॉर्ट वाउल कौन सी हैं। तो IPA के अंदर, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, उसके ये सिंबल्स हैं। 44 फोनेम्स हैं। तो इनकी मदद से 44 साउंड जो प्रोड्यूस होंगे, इनकी मदद से हम जो है यहाँ पे जितने भी वर्ड्स होंगे आगे यहाँ पे देखेंगे आप, तो इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो होगी, तो वो प्रोनाउंसिएशन यहाँ दी गई है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन दी गई है, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इनसे आगे हम जो है वो वर्ड्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन सा साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, और उसके लिए आप कौन सी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक तो आपने सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन ये जो खासकर ये साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड,
24 कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर आपको इनका पता चल गया, सही तरह से याद कर लिए, तो इंशाल्लाह आप इतना आपको आइडिया हो जाएगा कि आप आसानी से किसी भी वर्ड को बता सकेंगे कि ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन से वर्ड की है। क्योंकि मैंने भी पहली मरतबा किया है, तो जब मैंने ये कॉन्सोनेंट साउंड सही तरह से देख लिए थे तो आसानी से मैं वर्ड बना सकता था। तो अब देखें जी, सबसे पहले जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आए, बा का साउंड आए, बग या बबल, ये बा और ये बबल, तो उसके लिए आपने ये ट्रांसक्रिप्शन इस्तेमाल करनी है। इनको आप याद कर लें। जब भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये सिंबल आपने यूज़ करना है बा के लिए। फिर डा की जब भी आवाज़ निकलेगी, ये डा, इधर भी डा, ऐड में भी डा, डा याद रखना है। डी की आवाज़ कभी कभी दा की भी निकलती है, लेकिन वो दा नहीं, सिर्फ डा। तो जब डा की आवाज़ निकलेगी तो आप डी लिखेंगे। फिर एफ़ की आवाज़ निकलेगी, मतलब फ़ा की आवाज़। तो फ़ा की मुख्तलिफ आवाज़ होती है, फ़ैट में भी है, ये देखें डबल एफ़ में भी, पी एच भी निकालता है फ़ा की आवाज़। फिर यहाँ पे जी एच भी निकालता है फ़ा की आवाज़, इनफ, हाफ, ऑफन, एफ टी भी निकालता है। तो जहाँ पे भी एफ़ की आवाज़ निकलेगी एफ़ लगा दें। फिर यहाँ पे आ गया जी हार्ड जी। हार्ड जी क्या होता है? जब गा की आवाज़ निकलती है। गन, एग, गोस्ट, ये देखें जी और एच मिल के, ये जी एच एच मिल के, जी और यू मिल के, फिर ई तो साइलेंट होगा यहाँ पे। फिर प्रोलॉग, यहाँ पे जी यू ई तीनों मिल के जी की आवाज़ निकाल रहे हैं। और ये कौन सा जी होता है? हार्ड जी जिसको कहते हैं, जहाँ पे गा की आवाज़ निकलती है, तो वहाँ पे आपने जी का इस्तेमाल करना है। फिर जहाँ पे एच की आवाज़ निकले, ये देखें हॉप में और डब्ल्यू एच में, जैसे हु में एच की आवाज़ निकलती है, तो वहाँ पे आप ये लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने लाजमी याद रखना है, ऊपर हमने जी पढ़ा था जो गा की आवाज़ निकालता है। अब जीम की जब आवाज़ निकले, ठीक है, जीम की आवाज़ कहाँ कहाँ पे निकलेगी? ये देखें जैम, वेज, इधर देखें जीम की आवाज़ निकली है। जिराफ, ठीक है, यहाँ पे भी जीम की आवाज़। एज, जीम की आवाज़। स्पेलिंग जो भी हों, लेटर जो भी हों, आवाज़ अगर जीम की निकले, सोल्जर जीम की आवाज़, एग्जेजरेट जीम की आवाज़। तो जब भी जीम की आवाज़ निकलेगी तो आपने ये लिखना है, ठीक है, ये आप याद कर लें, ये आपने लिखना होगा। ये अगर आपको आ गए तो इंशाल्लाह आगे आप आसानी से कर लेंगे। फिर जब भी का की आवाज़ निकले, चाहे के से निकले, सी से निकले, ये देखें आपने पढ़े थे शार्ट, एक होता है जी सॉफ्ट सी। सॉफ्ट सी कब होगा? जब वो सी की आवाज़ निकालेगा, जैसे सेल में, ये देखें ये सीन की आवाज़ है, एस की आवाज़, सॉरी, एस की आवाज़ निकालेगा, उसको कहेंगे सॉफ्ट सी। और अगर के की आवाज़ निकालेगा उसको कहेंगे हार्ड सी। तो यहाँ पे भी देखें क्रिस, एक्सेंट, फॉक, के की आवाज़, बुके, क्यू यहाँ पे के की आवाज़ निकाल रहा है। फिर क्वीन, रैक और बॉक्स। आखिर में देखें कास, इस तरह की आवाज़ निकलती है, के एस। तो यहाँ पे भी आपने के का इस्तेमाल करना है। तो एल की आवाज़ निकलेगी तो ये लिखेंगे आप इस तरह, ये सीधा इस तरह डालेंगे, आपने एल नहीं डालना, ठीक है। फिर उसके बाद एम की जब आवाज़ निकलेगी, ये देखें मैन में, समर में, कॉम में, इसमें आखिर में बी साइलेंट होगा। फिर कॉलम में, फिर पॉम में, एल साइलेंट है इसमें, तो एम लिख देंगे। एन की जब आवाज़ निकलेगी, नेट, फनी, नो में, फिर उस तरह नेट में, निमोनिया में एन से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे भी आप एन का इस्तेमाल करेंगे। ये तो आसान है। फिर यहाँ पे पी की आवाज़ निकलेगी तो पा की आवाज़ निकलेगी तो पी का। जब भी आर की आवाज़ निकलेगी तो ये रा का इस्तेमाल करेंगे। जब भी एस की आवाज़ निकलेगी, ये देखें यहाँ पे सॉफ्ट सी है, सर्कल, पहले सी में क्या डालेंगे? ये एस डालेंगे। दूसरा काफ की आवाज़ निकल रही है तो के डालेंगे। फिर इसी तरह टी पे आ जाएं, टी के लिए टी डालेंगे जब टा की आवाज़ निकलेगी। फिर यहाँ पे जब वी की आवाज़ निकलेगी तो आप वी डालेंगे। और एक और बात अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब भी पी एच एफ, अगर एफ शुरू में आ गया, जैसे यहाँ पे आप देखें अभी हमने पढ़ा है शुरू में, यहाँ पे है फ़ोन, तो यहाँ पे हम एफ़ डाल रहे थे, लेकिन अगर दरमियान में इस तरह आ गया तो फिर आपने वी डालना है। यहाँ पे ये देखें वी डाला है, किसके लिए? पी एच के लिए, स्टेफन में। फिर है जी डब्ल्यू पे आ जाए, वेट, वाई, क्विक, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ नहीं है लेकिन साउंड निकल रही है, क्विक, विक, इस तरह की आवाज़ निकलती है, विक। तो इस वजह से यहाँ पे आपने क्या डाल दिया? डब्ल्यू डाल दिया, क्योंकि वाव की आवाज़ निकलती है। फिर जेड की आवाज़ जब भी निकलेगी, ये देखें जेड, बज, हिज, लिखा हुआ एस है लेकिन साउंड कौन सी है? हिज, जेड की आवाज़ है। सीजर, यहाँ पे भी जेड की आवाज़ है। फिर है जाइलोफोन, यहाँ पे भी जेड की आवाज़। क्रेज, जेड की आवाज़, तो जेड के लिए तो जेड डालेंगे। फिर यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो या की आवाज़ होती है, जैसे आप पढ़ते हैं ना यालाबारी, इस तरह लफ्ज़ लिखा होता है यालाबारी, या वो एक ज़िला है बलूचिस्तान का, योब, तो ये जो योग या की आवाज़ है उसके लिए आप ये सिंबल डालेंगे। अगर इससे पहले डी डाल दिया तो वो जीम की आवाज़ होगी, इससे पहले आप पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए इनको आपने लाजमी जहन में रखना है। ये देखें जीम।
तो अगर ये अकेला हुआ तो फिर या की आवाज़ निकलेगी। कैसे या की आवाज़, जैसे ट्रैयर, यहाँ पे या की आवाज़, इस या की। फिर डिवीजन, एयोर, ये एज्योर नहीं होता बल्कि क्या होता है, एयोर। फिर यहाँ पे ये बड़ा बार बार यूज़ होगा, ये इस तरह टी डला होगा और आगे इस तरह का सिंबल होगा, तो इसको चा की आवाज़ के लिए यूज़ करेंगे। चिप, वॉच, यहाँ भी चा, फ्यूचर, लेटर जो भी हों, आवाज़ जो है ना वो अगर ये वाली हुई तो आपने ये इस्तेमाल करने हैं। फिर शीन के लिए सिंपल ये वाला, चा के लिए टी के बाद ये डालना है, और अगर अकेला ये हुआ ये वाला तो वो शीन के लिए होगा। देखिए शैम, ओशियन, श्योर, स्पेशल, यहाँ पे शीन की आवाज़ निकली है। पेंशन, शीन की आवाज़। मशीन, फिर कॉन्साइंस, तो यहाँ पे देख लें SCI है, इसके लिए भी आप ये इस्तेमाल करेंगे SCI, हालांकि शीन की आवाज़ नहीं है यहाँ पे भी। स्टेशन के लिए भी आप शीन की आवाज़। फिर ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जब था की आवाज़ हो, ये था है और ये दा है, दोनों TH होंगे। अब यहाँ देखें ये लेदर, ये दा की आवाज़ निकली है और यहाँ पे था की आवाज़ निकली है। तो था के लिए आप ये एक ग्रीक वो होता है डिजिट होता है थीटा जिसको कहते हैं, जब एंगल्स के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आसान है, था से थीटा, ठीक है। और ये जो दूसरा है वो इस तरह सा है, कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, वो दा के लिए है, ठीक है। ये आपके लिए किसके लिए हो गया, दा के लिए, जहाँ पे दा की आवाज़ निकलेगी जैसे लेदर, और फिर जहाँ पे था की आवाज़ निकलेगी वहाँ पे ये थीटा। फिर ये भी आपने याद रखना है, अगर सिंपल एन हुआ तो ये आप पढ़ के आए हैं कोई 10वें नंबर पे, ये अगर सिंपल एन हुआ, नेट, फनी, नो, तो फिर सिंपल आप इस तरह एन डालेंगे जिस तरह लिखते होते हैं। लेकिन इंग की आवाज़ हुई, इंग, इंग कैसे होता है, रिंग, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये एन इस तरह डालेंगे, यहाँ से ला के थोड़ा सा इस तरह मोड़ेंगे उसको, और ये एक तो इंग के लिए होगा जैसे टंग के लिए, और एक और जब एन के बाद के आया, पिंग, तो इसको पिंक नहीं पढ़ना, पिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने साथ लिखा भी है, नून के बाद जब भी के होगा तो वहाँ भी आप ऐसा एन डालेंगे, ये इंग की आवाज़ होगी। फिर यहाँ पे जे कब डालेंगे, अब याद रखना है जे जी के लिए नहीं होगा, जी के लिए हमने ये पढ़ा था, ठीक है। जब भी ये जे होगा तो ये यू के लिए होगा, यू, यू के लिए भी हो सकता है, यू जैसे यू की आवाज़ निकल रही है। और दूसरा ओनियन, ईओ की आवाज़ जो निकली है, ओनियन, ठीक है। या ये आगे आप और भी पढ़ेंगे, मुख्तलिफ लफाज आएंगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे यू की आवाज़ निकलेगी तो वहाँ पे जे का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमने 24 कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये तसल्ली से कह सकता हूँ कि अगर आपने इनको सही तरह से याद कर लिया तो आप आसानी से किसी भी वर्ड को गैस कर सकते हैं। फिर ये शॉर्ट वाउल्स हैं, आप इनको खुद देख लें। जब भी ए ई की आवाज़ निकलेगी, कैट, प्ले इड, ठीक है, तो यहाँ पे ए ई दोनों मिला के लिखेंगे। फिर ई के लिए भी देख लें, आई की आवाज़ निकलेगी तो आई डालेंगे, ई की आवाज़ निकलेगी जैसे एंड, ब्रेड, तो वहाँ पे आप ई डालेंगे। फिर इसके अलावा ये आवाज़ देख लें, आ की आवाज़ निकलेगी, इन सब को आप देखते जाएं, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह आसानी से गैस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सोनेंट आते हैं तो आप वर्ड को पहचानने के लिए आपके लिए आसानी होगी। ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये इस तरह ई लिखा होगा तो ये किसके लिए लिखा गया है, या तो ए के लिए लिखा होगा या आर के लिए लिखा होगा, जैसे लैडर। फिर उसके अलावा डॉलर, ऑनर, ठीक है, ऑगर। तो आखिर में ई आर, आई आर, इस तरह की आवाज़ों के लिए ये बार बार इस्तेमाल होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक निशानी मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी इसके बाद ये कॉलन हुआ, ठीक है, जैसे आई के बाद कॉलन, यू के बाद कॉलन, ए के बाद कॉलन, इसके बाद कॉलन या इसके बाद कॉलन, तो आपने इसको लॉन्ग वाउल कहना है। लॉन्ग वाउल क्या होते हैं, जिनकी आवाज़ लंबी होती है, जैसे आम, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप पढ़ते हैं शीप, ये देखें यहाँ पे आवाज़ लंबी हुई है, ई, ये जो आवाज़ जो लंबी हुई है इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग वाउल। तो जब भी आपके पास इस तरह का ये कॉलन डला हुआ नज़र आया तो आपने समझ लेना है कि वहाँ पे आवाज़ को आपने लंबा करना है। जैसे बी, ये देखें आवाज़ लंबा, मीट, ठीक है, की यहाँ पे। फिर इस तरह यू की आवाज़ निकलेगी, ये ए की आवाज़ निकलेगी, इसको भी आपने जहन में रखना है, ये भी बहुत मरतबा इस्तेमाल होगा। जब भी ये इस तरह का सिंबल इस्तेमाल हो तो वहाँ पे ये आपके होंगे, ग्राफीम होंगे, आई आर होगा, ई आर होगा, यू आर, ई आर होगा, ओ आर होगा, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट चले जाते हैं जी डिफ्थोंग, इनको भी देख लें, जहाँ पे दो वावल की साउंड आ जाती हैं, गठी, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं उन पे, ये देखें, ये जो ऊपर हम पढ़ के आए थे, मैंने आपको कहा था लाजमी देखने हैं, ये आर पे एंड होता है, ये भी आर पे एंड होता है, ये भी आर पे एंड होता है, ये यूर के लिए है, ये ईयर के लिए है, ये भी ईयर के लिए है, यहाँ पे साउंड नज़र आ रही हैं आपको।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप दो चीज़ों को लाजमी देखें, एक तो कॉन्सोनेंट को, दूसरा ये जो लॉन्ग वावल हैं इनको लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या करते हैं जी, हमारे पास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है, इनकी मदद से हमने स्पेलिंग बनाने हैं। तो बॉडी पार्ट्स हैं, ये देखें ए है तो ए के बाद कॉलन आ गया है, इसका मतलब है कि ये लॉन्ग वावल है। और याद रखना है कि इसमें आर प्रोनाउंस नहीं करते, जो आम होता है इसको आर्म नहीं पढ़ते बल्कि आम पढ़ते हैं, तो ये बन गया आम। ये देख लें ईयर, ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि ये आर की आवाज़ निकालेगा, ये बार बार आएगा, तो इसलिए लाजमी आपने देखना है इसको। जब इस तरह लिखा होगा तो ई के साथ या आई के साथ या ऊ के साथ, ईयर ईयर या ऊर, ठीक है। तो ये बन गया ईयर, क्योंकि बॉडी पार्ट्स हैं तो बॉडी पार्ट्स में ईयर। फिर ये देखें आई, ये बन गया आई। ये देख लें एफ हो गया और ए ई हो गया और आखिर में एस, फेस। तो ये देखिए कॉन्सोनेंट आपको पता होनी चाहिए, फेस। अब यहाँ पे ये ओ की आवाज़ निकालेगा तो फुट, ठीक है, फुट हो गया। फिर यहाँ पे देख लें एच ई और आगे ये जो आवाज़ निकल रही है ई ए, तो ये किसकी आवाज़ मिलकर निकालते हैं, एयर की, तो एच और ईयर, हेयर बन गया। फिर यहाँ पे क्या बन गया, हैंड। यहाँ पे क्या बन गया, माऊ, और आगे था की आवाज़ है, थीटा है तो था हो जाएगा माउथ। फिर यहाँ पे क्या बन गया, नोज। यहाँ पे क्या बन गया, शुरू में देखें तो ये सिंबल जब भी आएगा तो ये शीन की आवाज़ निकालेगा, शोल्ड, और ये आखिर में जो आया है इसको कहते हैं अर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसको आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि बार बार आता है ये वाला। ये किसकी आवाज़ निकाल रहा है, अर की आवाज़ निकाल रहा है, डॉलर, ऑनर। तो ये आखिर में अर की आवाज़ निकालेगा तो क्या बन जाएगा, शोल्डर बन जाएगा, ये शुरू वाला एस एच की आवाज़। फिर आ जाते हैं जी यहाँ पे थिंग्स यूज्ड इन बाथरूम। तो यहाँ पे देख लें कम है, ठीक है, कम, और आखिर में बी लिखना तो होता है लेकिन पढ़ने नहीं होता, इस वजह से जो चीज़ पढ़ने नहीं होगी, साइलेंट होगी, वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में नहीं लिखी जाएगी। फिर है जी ये शुरू में शीन की आवाज़ होगी, शैम्पू। अब यहाँ पे आखिर में अगर देखें तो ये लॉन्ग वावल है क्योंकि दो कॉलन है, तो यहाँ पे हमारी आवाज़ लंबी होगी, ये शैम्पू। फिर यहाँ पे देख लें जी नेल और आगे फाइल। फिर यहाँ पे देख लें पर, ये मैंने आपको कहा पी, और ये जो सिंबल होगा ये किसके लिए, ई आर के लिए। तो ये क्या बन गया, पहले पर और एफ बन गया, और जे आखिर में हमने पढ़ा था किसके लिए होता है, ओनियन में पढ़ा था, यू की आवाज़ के लिए होते हैं, यू, ठीक है। तो यू की आवाज़ के लिए परफ्यूम, यू की आवाज़ यहाँ पे निकली है, और यहाँ पे यू को हमने लंबा किया, ये लॉन्ग वाउल है, और आगे एम ई, परफ्यूम। फिर है जी टावल, ठीक है, यहाँ पे बन गया टावल। फिर यहाँ पे देख लें जी ये एस एच की आवाज़ निकालेगा, और आखिर में ये जो है ये आर की आवाज़ निकालेगा, ई आर। तो क्या बन गया, शेवर। फिर जी सोप बन गया। फिर यहाँ पे देख लें ये फिर निकाल रहा है ई आर की आवाज़। हालांकि आपको यहाँ आर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपने इस पे गौर करना है कि ये आर की आवाज़ निकालेगा, ई, और इस तरह लिखा हो तो हेयर, और आगे ड्रायर, और आखिर में देखें फिर आई आर की आवाज़ निकाल रहा है तो ड्रायर। फिर यहाँ पे देख लें टूथ, यहाँ पे वावल लॉन्ग वावल है टूथ, और आगे थीटा है तो था की आवाज़ निकालेगा टूथ, और आगे पेस्ट, और ये तो आगे आसान है स्प्रे। फिर नेक्स्ट चले जाते हैं जी फ्लोर। यहाँ पे देख लें ये लॉन्ग वावल आ जाएगा, फ्लोर जो है इसकी आवाज़ यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद बाथरूम, बा देखें यहाँ पे आवाज़ लंबी हुई हमारी, लॉन्ग वावल है, और आगे थीटा है, और रूम में देखें ये डबल ओ है, लॉन्ग वावल है, और यू की आवाज़ भी लंबी हुई है, बाथरूम। फिर यहाँ पे देख लें ये किचन लिखा हुआ है, हालांकि ये बाथरूम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो लिखा हुआ है हमने वही बताना है। तो ये टी और एफ किसकी आवाज़ निकालते हैं, चा की, तो किचन बन गया। फिर यहाँ पे देख लें क्या बना हुआ है, सेलर बना हुआ है, सेलर, ये देखें एस की आवाज़ निकालेगा सेल, और उसके बाद ये ई आर है आखिर में, तो यहाँ पे सॉरी ए आर बन जाएगा ये वाला। तो सेलर किसको कहते हैं, तहाना या जो गोदाम वगैरह होता है उसको। फिर यहाँ पे देख लें जी ये आवाज़ भी आपने जहन में रखनी है, ये जो आवाज़ होगी ये आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, अप के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये वाली आवाज़, ये सीधा है, ये वी के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो उल्टा होगा ये कब इस्तेमाल होगा, लग, मंकी, यहाँ पे यू की आवाज़ इस्तेमाल, ब्लड, यू की आवाज़ निकली है, डबल यू की आवाज़ निकली है। तो जब भी यू की इस तरह की आवाज़ निकलेगी, जैसे अंडर होता है अंडर, तो ये यहाँ पे आ की जो आवाज़ निकलेगी वहाँ पे आपने उल्टा वी इस्तेमाल करना है। तो ये जहाँ पे उल्टा वी जो आया हुआ है ये किसके लिए, यू के लिए। देखें अप स्टेयर्स, ये दरमियान में ई आर है, ए आर सॉरी,
तो आर हो गया और आखिर में जेड की आवाज़ निकलेगी, लेकिन लिखेंगे एस, क्योंकि स्टेयर्स यहाँ पे आवाज़ किसकी निकलती है, जेड की आवाज़। फिर यहाँ पे देखें नहीं जी, आपने यहाँ पे देखना है तो सीलिंग, एक तो आई लंबा हुआ है मतलब कि यहाँ पे लॉन्ग वाउल है, और आखिर में एन नहीं लिखा हुआ बल्कि इस तरह ये टेढ़ा है, तो इसको मैंने आपको क्या कहा था, इंग होगा, इंग, तो सीलिंग। फिर यहाँ पे देख लें जी, शुरू में आ गया चा आ गया है, टी और एफ मिल के चा बनाते हैं, चिमनी। फिर यहाँ पे देखें ये लॉन्ग वाउल है तो रूफ बन गया, ये स्टेयर्स बन गया, ये दरमियान में आर की आवाज़ है और आखिर में जेड की आवाज़। ये एटिक है, एटिक जिसको चौबारे को कहते हैं, जो बाला खाना होता है, सबसे ऊपर वाला कमरा। फिर ये गिनती हो गई तो ये तो बन गया 5, ये बन गया 1, ये देखें वही आवाज़ आई है, डब्ल्यू से वो हो गया, और आ की आवाज़ जो निकली है, मैंने आपको कहा था अंडर में जैसे आती है, जैसे अपस्टेयर में आती है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उल्टा वी। फिर यहाँ पे देख लें जी 9 बन गया, ये तो आसान है, टी एच से था की आवाज़ हो गई, थीटा से, और री, तो ये देखें लॉन्ग वाउल है तो यहाँ पे कालन भी आ गया 3। फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि ये आगे लॉन्ग वाउल है, 2 यू की आवाज़ लंबी होती है। फिर यहाँ पे क्या आ गया जी, 8 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ गई 4, और आगे 3, ये देखें 2 लॉन्ग वाउल हैं, यहाँ पे ओ की आवाज़ आ गई, और यहाँ पे देख लें ई की आवाज़ लंबी हुई है, 3। फिर 15, यहाँ पे भी लॉन्ग वाउल है। फिर थर्ड ये लफ्ज़ आ गया है जो मैंने आपको कहा था, इस तरह का जब भी लफ्ज़ हो तो वहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल होगा, आई आर ई आर, ये यहाँ पे जो आपने पढ़ा है ये वाला, ये जब इस्तेमाल होगा तो आई आर ई आर यू आर इस तरह की साउंड पैदा करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या लफ्ज़ था, थर, ठीक है, और आगे 3, क्योंकि ये लॉन्ग वाउल है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारी ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस एक्सरसाइज का मुकम्मल हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो आपके साथ शेयर करूँ। आगे इतना मुश्किल नहीं है, आगे ये आपने सिंपल क्या करना है कि ये ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे जो ब्लैंक्स हैं उनमें भी वर्ड दिया गया है, उसका जो एंटोनिम है मतलब कि मुतज़ाद लफ्ज़ है वो यूज़ करना है, और उसके मुताबिक जो भी फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्राई का मुतज़ाद क्या है, लाफ, तो चूँकि ये पास्ट फॉर्म में था तो इसको भी हमने पास्ट फॉर्म में यूज़ किया, लाफ्ट। फिर यहाँ पे देख लें जी फिल, तो मतलब कि फिल का उल्टा है एम्प्टी, तो इसकी पास्ट फॉर्म हो गई एम्प्टीड, क्योंकि उसने बाटल एम्प्टी की है सिंक के अंदर, पास्ट के अंदर काम किया है। डोंट फॉरगेट, तो रिमेंबर का है याद करना, फॉरगेट भूलना, तो चूँकि ये हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनेट में है, डोंट या डू जब भी लगा होगा, डोंट या डज नॉट, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट फॉर्म ही लगाएंगे, फॉरगेट। फिर हैव लगा है तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो फेल की वैसे सक्सीड होती है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया तो सक्सीडेड। फिर यहाँ पे देख लें व्हेन डज योर ट्रेन, तो जब भी डज और डू होगा तो आगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो अराइव का उल्टा क्या होता है, लीव। फिर यहाँ पे देख लें वी स्पेंड टू मच मनी ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स वी रियली डोंट नीड, तो ये प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ भी हमने प्रेजेंट फॉर्म लगाई, स्पेंड। सेव की उल्टा क्या होता है, स्पेंड, यहाँ पे हमने अपोजिट लगाने हैं। राइज जो है उसका मतलब क्या, फॉलन, तो ये हमने थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि पीछे हैज़ लगा हुआ है, तो ये परफेक्ट टेंस बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर द कार मिस्ड, तो हिट का मतलब है टकराना, मिस का मतलब है मतलब गुजर जाना, ना टकराना, तो क्रैश्ड चूंकि ये सेकंड फॉर्म थी तो यहाँ भी हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, पास्ट इनडेफिनेट। फिर द एग्ज़ाम वाज वेरी डिफ़िकल्ट, तो पहला हिस्सा पास्ट टेंस में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होना चाहिए, तो पास होना तो उसका मतलब उल्टा क्या हो गया, फेल, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल्ड। फिर यहाँ पे देख लें डोंट आ गया है, तो मतलब कि आगे भी एक्सपेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी हम क्या, अच्छा यहाँ पे तो फर्स्ट ही आएगी, क्यों, क्योंकि जब भी टू होता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि इन्फिनेटिव होता है, तो विन की अपोजिट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। फिर है जी शी एडमिटेड बीइंग द सोर्स ऑफ द रूमर्स, तो डिनाई की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे लगाएंगे, एडमिट की एडमिटेड। फिर 12 नंबर है जी आई वांटेड, यहाँ भी हमारे पास पास्ट फॉर्म है, तो जो एक्सेप्ट है उसका अपोजिट क्या हो जाए, रिजेक्ट, तो रिजेक्टेड हो जाएगा। फिर वी ओनली रिसीव्ड आवर टिकट्स अ डे बिफोर, तो जाहिर सी बात है ये भी पास्ट में चला गया है, तो सेंड का उल्टा क्या हो जाएगा, रिसीव, और सेकंड फॉर्म रिसीव्ड। फिर उस्मान आस्क्ड, तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, पास्ट पहले से लगी हुई है, कुड, ठीक है, तो आस्क्ड है तो यहाँ पे कुड उसने लगा दिया है, लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी मॉडल वर्ब हों, विल, कुड या जो भी, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो बारो उधार देने को कहते हैं, सॉरी उधार लेने को, बारो उधार लेना,
और लैंड उधार देना, उसका उल्टा हो गया। माई ब्रदर टाट मी हाउ टू रिपेयर माई बाइक, मेरे ब्रदर ने मुझे सिखाया पास्ट में। तो लर्न सीखना और टीच का मतलब होता है सिखाना, तो टाट उसकी सेकंड फॉर्म। स्मोकिंग इज़ बैंड इन पब्लिक प्लेसेस, तो ये बैंड क्यों आया है थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये देखें ये पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में मतलब स्मोकिंग ये रिसीवर है, उसके बाद इज़ लगा हुआ है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। ही लूजन हिज टाई, तो टाइटन का कहते हैं सख्त करना, लूजन मतलब कि ढीला करना, तो ये आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी पास्ट फॉर्म, तो इधर भी हमने पास्ट फॉर्म लगा दी। फिर हमारे पास 18 नंबर है द सोल्जर्स वर नॉट एबल टू डिफेंड, तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। उसके बाद है लॉट ऑफ ब्रिजेस एंड मोटरवेज वर डिस्ट्रॉयड, ये भी पैसिव वॉइस में है, तो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डिस्ट्रॉयड। फिर द टीचर पनिश द पीपल्स बाय गिविंग देम लाइन्स टू राइट, तो टीचर ने सज़ा दी जो कि इस रिवार्ड का एंटोनिम है। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले चैप्टर की एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक चैप्टर की एक्सरसाइज जो है इस चैनल पे अपलोड करूँ ताकि आपकी अच्छे से SST जनरल की तैयारी हो सके। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।